आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट के बड़े फैसले के हवाले से। हाईकोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट कलादम करार दे दिया है। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका, जबकि जमींदारों के लिए बड़ी खबर आ गई है। रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की गई शिकें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। मजीद डिटेल्स मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा फैसले का मतन क्या है? पंजाब हुकूमत ने जो बहुत बड़ा मुद्दा का शील किया था, अदालत ने जो गैर कानूनी करार दे दिया है। और ये मलिक अशरफ से राबता मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ज़रिए राज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है, फैसले का ये मतन है। जबकि बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने रूड एक्ट अथॉरिटी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। रूड एक्ट की दफ़ा 4 गैर कानूनी करार दे दी गई है। आइन से मुतसादिम करार दिया गया है। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया था। हाईकोर्ट की जानिब से फैसले में लिखा गया कि रूडा तरमीमी ऑर्डीनेंस गैर कानूनी है, ज़रिए राज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। मलिक अशरफ से राबता बहाल हुआ है। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसने जो रूडा एक्ट है उसको गैर कानूनी करार दिया है। इसके बाद जिम्मेदारों से जो जमीनें हो जाएगी और जो अदालत ने करार दिया है कि जो दफा 4 का जो नोटिस जारी किया गया था वो भी गैर कानूनी है और जमीन एक्वायर करने का जो प्रोसेस था उसको भी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। और अदालत ने ये करार दिया है कि जो पंजाब हुकूमत ने जो खर्च किया था रूडा ने उसको 2 माह के अंदर वापस किया जाए। हमारे साथ बात करके हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी लाहौर के पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। एक हुकूमत जो है इसके पास क्या प्लानिंग नहीं थी, इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने शुरू कर दिया और जिसको अदालत ने आज गैर कानूनी करार दिया। आप क्या कहेंगे कि इससे जो अदालत ने आज फैसला दिया? ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दुर्रे नायाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा अब ये फैसला जो है कलादम करार दे दिया गया है, तो आइंदा हिकमत अमली क्या होगी इस हवाले से? हुकूमत के पास अब अपील करने के अलावा मेरा ख्याल है कुछ चांस बाकी नहीं रहा। अगर वो इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को बाकायदा से चेकअप दोबारा जिस तरह करना चाहते हैं, तो उनको अपील में जाना होगा। इस वक्त अदालती फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत जो है वो खत्म हो चुकी है और जो इस अथॉरिटी में बैठे हैं लोग, उनके भी काम करने के तरीकाकार पर भी जो है वो अब सवाल उठाया जाएगा और उसके लिए भी कानून के खिलाफ वर्जी समझी जाएगी अगर वो कोई फैसला करते हैं या कोई अभी काम अमल दरामद में लाते हैं। 3 बुनियादी मसाइल थे, अगर इसको टाइमली हल कर लिया जाता तो आज हुकूमत को इतना बड़ा धचका नहीं लगना था। लैंड एक्विजिशन एक्ट को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाता, इसका बाकायदा लैंड स्केपिंग की जाती और जितना मास्टर प्लान था वो टाइमली बनाया जाता और जिस कंपनी के लिए तमाम वर्किंग के लिए काम दिया जा रहा था उसकी कानूनी हैसियत को देख लिया जाता, क्योंकि वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जिसको ये ठेका दिया गया था। और यही 3 चीजें बुनियादी तौर पर इनकी जड़ों में बैठी हैं और हुकूमत पंजाब को ये बड़ा सेटबैक हुआ है और उनको ये तमाम तर चीजें फेस करनी पड़ रही हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा गेम चेंजर कहा, उस पर बड़ा इंटरेस्ट लिया, आज उसकी कानूनी हैसियत को कलअदम करार दिया गया है। जी दुर्रे नायाब, जैसे कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म का ये जो है गेम चेंजर प्रोजेक्ट समझा जा रहा था और उनकी जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया था, तो अब मुस्तकबिल क्या होगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से? क्या पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि नए सिरे से इस पर वर्किंग शुरू की जाए और मज़ीद फाल प्लान बनाया जाए इस हवाले से? पे भी काम करने के लिए पंजाब हुकूमत को इस फैसले पे नजरसानी कराना होगी। फैसले पे नजरसानी कराने के पास जो तमाम कानूनी उनके पास इख्तियारात हैं उसको आजमाना होगा, लेकिन उनके पास ये अब अदालत के फैसले को चैलेंज किए बगैर या अदालत के फैसले पर नजरसानी कराए बगैर उनका कोई एक्ट भी गैर कानूनी तस्वर होगा। उनके तमाम जो अफसरान हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, सीईओ हैं, उनके वो फैसले जो हैं वो कानून के इस फैसले के मुतज़ादिम करार दिए जा सकते हैं। लिहाजा उनको बड़ी अहम तरीके और जिम्मेदारी के साथ वर्किंग करना होगी। इस फैसले की कानूनी हैसियत को चैलेंज करना होगा। उसके बाद इस फैसले पर नजरसानी के बाद ही
वो अपनी इस अथॉरिटी को बचा सकते हैं, रूडा को। लेकिन रूडा की इस वक्त कानूनी हैसियत हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कल अदम ही तस्वर की जा रही है। और जो लैंड एक्विजिशन की थी, जो लैंड एक्विजिशन के लिए इन्होंने सेक्शन 4 किया था, उसको भी फारिग कर दिया गया अदालत की जानिब से। और जितने भी इन्होंने फैसले किए थे उनको भी अब शक की निगाह से देखा जाएगा। जी दुर्नयाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिक अशरफ का रुख करेंगे। मलिक अशरफ, आप बताइएगा, अदालत की जानिब से इस अथॉरिटी को ही कलअदम करार दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि आइन के मुतसादिम है इसकी शिकें। तो अब पंजाब हुकूमत क्या कर सकती है? पंजाब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए और इस प्रोजेक्ट को किसी तरह आगे बढ़ाया जा सके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत की संजीदगी देखें कि हुकूमत ने इतना बड़ा मनसूबा शुरू कर दिया, लेकिन इसके कानूनी तकाजे ही पूरे नहीं किए। ना तो मास्टर प्लान बनाया गया, और जो ज़मीनें एक्वायर की गई दफ़ा 4 के तहत, उसको भी कानूनी प्रोसेस पूरा नहीं किया। ये तो हुकूमत की संजीदगी थी कि इतना बड़ा मनसूबा शुरू कर दिया, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। अब हुकूमत ने जब ये अदालत में केस आया, तो जब वहाँ पे ये चीज़ें सामने आई, तो जो हुकूमत पंजाब का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब होते हैं। तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस भी इस केस में कई मरतबा अदालत में पेश हो चुके हैं, लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके कि इतना बड़े मनसूबे के लिए उन्होंने कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे किए हैं। अदालत उनसे बार बार इंतजार करती रही, लेकिन अदालत में जो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस हैं वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। रूडा के वकला भी मुतमिन नहीं कर सके। इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो जो जिम्मेदारों की अराजी थी, ज़री ज़मीन थी, उनको सेक्शन 4 के तहत उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ज़मीनें एक्वायर की गई, एक तो वो कानून के बरक्स निकला। और दूसरा जो मास्टर प्लान था वो मुरतब नहीं किया गया। मास्टर प्लान से पहले ज़मीनें एक्वायर कर ली गई। और इवन जो मास्टर प्लान बनवाया गया वो ऐसे कंसल्टेंट से बनाया गया जो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी उससे बनवाया गया था। तो इस पर भी अदालत ने नाराजगी का इजहार किया था। तो अदालत ने इस मनसूबे के लिए जो एक्ट बनाया गया था, रूडा एक्ट, उसको गैर कानूनी करार दिया। अब इनके पास, पंजाब हुकूमत के पास जो ऑप्शन होगा वो यही होगा कि इन जो खामियां, कानूनी खामियां हैं, उनको दूर करें। एक्ट को ही गैर कानूनी अदालत से करार दे दिया गया है। मलिक अशरफ और दुर्नयाब मौजूद थे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। उन्होंने मजीद इस हवाले से कहा कि करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे। रिपोर्ट दूसरी बार गवाही है। इस हवाले से उनका कहना था कि न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। मुल्क करप्ट हुक्मरानों की लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आ चुका है। उनका इस हवाले से क्या कहना था, उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर असलम। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। उनका कहना है कि आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दे, मुल्क उनकी लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान जो है वो इंतहाई करप्ट है। इमरान न्याजी की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया कह रही है कि वजीर आज़म चोर है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। दुख है कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ईमानदार और अहल क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गुड गवर्नेंस, शफाफियत और कानूनी इस्लाहात से पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। अफसोस, मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होकर 117 पर आ गई थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ था, जबकि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, यूरिया चोर जो है वो मुल्क में करप्शन कर रहे हैं। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए शुरू किया गया बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम हो चुका है। शहरियों को बगैर आगाही के शुरू किया गया ऑनलाइन सिस्टम आगाज में ही गाड़ियों की ट्रांसफर में 60% कमी का बायस बन चुका है। बायोमेट्रिक सिस्टम के पहले 12 रोज में महकमा एक्साइज को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए शुरू किया गया बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम हो गया। शहरियों को बगैर आगाही के ये सिस्टम शुरू किया गया था, लिहाजा ऑनलाइन सिस्टम के आगाज में ही गाड़ियों की ट्रांसफर में 60% कमी आई है। बायोमेट्रिक सिस्टम के पहले 12 रोज में महकमा एक्साइज को 1 अरब से ज़ायद के नुकसान का सामना रहा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफॉर्मर
के लिए शुरू किया गया बायोमेट्रिक सिस्टम नाकाम हो चुका है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के पहले 12 रोज़ के दौरान ही महकमा एक्साइज को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है चूंकि ये सिस्टम शहरियों को बगैर आगाही दिए ही शुरू कर दिया गया था, इस हवाले से शहरियों को नहीं बताया गया था, लिहाजा ऑनलाइन सिस्टम के आगाज़ में गाड़ियों की ट्रांसफ़र में 60% कमी आ चुकी है। मज़ीद डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। अली साही, बताइएगा क्या सिस्टम के आगाज़ से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी? महकमा एक्साइज की जानिब से 12 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का नफाज किया गया था, जिसमें ये बात देखने में आई है कि पंजाब भर में 60% से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र में कमी वाक़या हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि महकमा एक्साइज की जानिब से जब इस सिस्टम का आगाज़ किया गया तो शहरियों को इसमें प्रॉपर आगाही नहीं दी गई, ना ही इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट की गई, जिसकी वजह से इस सिस्टम ने जो लाहौर समेत पंजाब भर में 60% से ज़ायद जो है वो कमी वाक़या हुई है और महकमा एक्साइज को रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। चूँकि अगर अदाद शुमार देखे जाएँ तो रवां साल के पहले 12 रोज़ में लाहौर समेत पंजाब भर में 28,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ट्रांसफ़र हुई थी, जबकि बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज़ के बाद अब तक यानी 12 रोज़ के दौरान सिर्फ 12,000 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो इस पर महकमा एक्साइज की जानिब से एक रिव्यू मीटिंग भी तलब की गई है ताकि बायोमेट्रिक के आगाज़ के बाद जो इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र में कमी वाक़या हुई है उसको चेक किया जा सके। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स को भी तलब किया गया है। तो अब तक महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज़ के बाद। चूँकि शहरियों को इसकी अवेयरनेस नहीं है तो देखना होगा कि अब सेक्रेटरी एक्साइज की जो मीटिंग है उसके बाद क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है ताकि गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए जो नया सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से शहरियों को आगाही दी जा सके और उसको जो तमाम बार में इसका इम्प्लीमेंट है वो बेहतर तरीके से करवाया जा सके। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। कोरोना की 5वीं लहर का कहर जारी है, अमवात बढ़ने लगी। मौलिक वायरस 3 रोज़ में 16 जानें निकल चुका है। मज़ीद डिटेल्स अजमत आवाम से जान लेते हैं। जी अजमत। आज बिल्कुल कोरोना की 5वीं लहर ने शहर लाहौर में ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस मसमत शरह और ओमिक्रॉन वेरिएंट बल्कि शहर लाहौर में जो ज़ेर इलाज अस्पतालों में मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ। अगर बात की जाए कोरोना के केसेस की तो कोरोना के अमवात में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। जैसे 24 घंटों के दौरान मौलिक वायरस मज़ीद 5 कीमती जो ज़िंदगियाँ हैं वो निकल गया। कोरोना के मज़ीद जो 1175 मज़ीद केसेस की तस्दीक हुई है और जबकि कोरोना की जो मस्बत शरह वो 15.8 तक जा पहुँची है। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मज़ीद 76 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 988 तक जा पहुँची है। और अगर शहर लाहौर के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और मेयो अस्पताल का ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का ऑक्यूपेंसी रेट 50 से 55% तक जा पहुँचा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि कोरोना की 5वीं लहर से और ख़ासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही। ठीक है अजमत आवाम। स्कूलों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लिहाजा महकमा सेहत और तालीम का स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। मज़ीद डिटेल्स जुनैद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनैद, बताइएगा कब से ये टेस्ट करवाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है? जी, स्कूलों में एक तो कोरोना केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है और इस हवाले से बच्चों के और जो असातिज़ा ने अपने प्राइवेटली तौर पर टेस्ट करवाए वो पॉजिटिव निकले, जिसके ऊपर अब महकमा सेहत और महकमा तालीम सर पकड़ के बैठ गए और इस हवाले से उन्होंने हदायत जारी की है तमाम अथॉरिटीज़ को कि बच्चों के रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 5000 टेस्ट लिए जाएँ रैंडमली और ये टेस्ट मुख्तलिफ स्कूलों और बच्चों के किए जाएंगे ताकि कोरोना का एक तो तयन हो सके और दूसरा अगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो मुतलका स्कूल को बंद किया जा सके या मुतलका क्लासरूम को सील किया जा सके। इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई और तमाम अथॉरिटीज़ को कहा गया कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ जो है वो ताउन करें। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात करें आप विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी बराह रास्त मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।